हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है और उसका भी एक पार्ट हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोस अधिशोषक पर गैसों का अधिशोषण। देखो, मैंने आपको जब आपको फर्स्ट पार्ट बताया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अधिशोषण होता है ना, वो मतलब आपका ठोस भी हो सकता है, आपका द्रव भी हो सकता है। यानी अधिशोषक के रूप में आप ठोस भी ले सकते हो, आप द्रव भी ले सकते हो, और अधिशोषक के रूप में आप गैस भी ले सकते हो, आप द्रव भी ले सकते हो। ठीक है, तो बात आती है कि अगर आपने अपना अधिशोषक ठोस ले रखा है और हमारा जो अधिशोष्य है वो गैस ले रखा है, तो उस टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है जिससे अधिशोषण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा हो। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है गैस या अधिशोष्य की प्रकृति। देखो, अधिशोष्य की प्रकृति की बात करें ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि अलग अलग गैसों की अधिशोष्य प्रकृति, मतलब अलग अलग अधिशोष्य की जो प्रकृति होती है अधिशोषण की, वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि आप जितनी भी गैसें ले रहे हो वो सारी की सारी समान रूप से ठोस पर अधिशोषित होंगी, ऐसा कभी नहीं होता। अलग अलग गैसें होती है, उन सभी की अलग अलग प्रकृति होती है, जिस कारण उनकी जो अधिशोषण की प्रकृति है वो भी अलग अलग होती है। आपको ध्यान में रखना है, गैसें दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो वे गैसें जो सरलता से द्रवित हो जाती है, और एक वो गैसें जो सरलता से द्रवित नहीं होती। तो आपको ध्यान में रखना है, जो गैसें आपकी सरलता से द्रवित हो जाती है उनका अधिशोषण भी जल्दी होगा, और जो गैसें सरलता से अधिशोषित नहीं होती उनका अधिशोषण भी जल्दी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सरलता से द्रवित होने वाली गैसें, यानी वे गैसें जो बहुत जल्दी पास पास आ जाएंगी, बहुत जल्दी द्रव बना लेंगी, बहुत जल्दी आपकी ठोस की सतह पर आगे चिपक जाएंगी, वो होंगी सरलता से अधिशोषित होने वाली गैसें। इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में क्या पाया जा रहा है? दुर्बल वांडरवाल पाया जा रहा है, क्योंकि वो आसानी से चिपक रहे हैं। इस कारण से वो आपके क्या होते हैं? जल्दी अधिशोषित होते हैं, पर उनमें बंद कौन सा पाया जाता है? दुर्बल वांडरवाल बल। ठीक है, और अगर अपने बात करें कि एक गैसें वे होती है जो सरलता से अधिशोषित नहीं होती, यानी जिनकी प्रकृति ये होती है कि वो जल्दी से आपकी द्रव में परिवर्तित नहीं होती। अब जो आपकी द्रव में जल्दी से परिवर्तित नहीं होंगी, यानी अणु जल्दी से पास में नहीं आ रहे, अणु जल्दी से पास में नहीं आ रहे, यानी वो जल्दी से उसकी सतह पर नहीं चिपक रहे। अगर वो उसकी सतह पर जल्दी से नहीं चिपकेंगे तो यानी उनका अधिशोषण जो है वो लेट होगा। बात समझ आ गई? तो फर्स्ट पॉइंट जो है उसको मैं पढ़ के बता देती हूँ। इसने बोला है कि प्रत्येक गैस अधिशोषक की सतह पर कम या अधिक अधिशोषित होती है। कुछ कम अधिशोषित होती है, कुछ अधिक अधिशोषित होती है। सरलता से द्रवित होने वाली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, HCl स्थायी गैसों की तुलना में अधिक अधिशोषित होती है। अब ये स्थायी गैसें जैसे अपने बोल सकते हैं H2, Cl2, N2, ये सारी गैसें स्थायी गैसों में आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो आपकी अस्थायी गैसें अपनी यूँ बोल सकते हैं कि जो सरलता से द्रवित होने वाली गैसें हैं वो क्या करेंगी? वे आसानी से अधिशोषित हो जाएंगी। यही लाइन है यहाँ पर, दोबारा सुने। सरलता से द्रवित होने वाली गैसें स्थायी गैसों की तुलना में अधिक अधिशोषित होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि सरलता से द्रवित होने वाली गैसों में दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। क्लियर बात? ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो पहले वाले पॉइंट में हमने अधिशोष्य की प्रकृति के बारे में बात की। नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम अधिशोषक की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। देखो, आपको पता है अगर अधिशोषण की प्रक्रिया के बारे में बात करें ना, तो अधिशोषण आपका अधिशोष्य प्लस अधिशोषक दोनों को मिलाकर होगा, कभी भी एक से नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका अधिशोषक है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, यानी हम बात करेंगे कि अधिशोषक की प्रकृति भी जो है वो अधिशोषण के लिए महत्वपूर्ण रहती है। अब बात आती है कि जो अधिशोषक की प्रकृति है उसकी बात करें, तो देखो अगर हम बात करें कि आपने एक गैस लिया और एक गैस को अलग अलग अधिशोषक पर जब अधिशोषित करवाओगे तो आप देखोगे कि दोनों पर वो समान रूप से अधिशोषित नहीं होती।
क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने क्या किया है, गैस एक लिया है लेकिन ठोस अलग अलग लिया है। देखो, एक ठोस तो वो होता है जो आपका सरंध्र होता है, और एक ठोस ये ऐसा होता है जो आपका रंध्रहीन होता है। एक में मतलब रंध्र पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं, और एक में नहीं पाए जा रहे। तो आप खुद सोच सकते हो एज ए कंपेयर किसमें अधिशोषण ज्यादा होगा, जिसमें रंध्र पाए जा रहे हैं। रंध्र पाए जा रहे हैं क्योंकि वो रंध्र क्या करेंगे, उनको अपने और एक टाइप से नहीं बोल सकता, आराम से ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व नहीं बोलेंगे, एड्सॉर्ब बोलेंगे। ठीक है, एक होता है अब्जॉर्ब, एक होता है एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब होता है अधिशोषण, अब्जॉर्ब होता है अवशोषण। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मान लो आपके पास जो ठोस है वो कठोर है, एक बड़ी संरचना के रूप में है, और दूसरी तरफ जो ठोस है वो चूर्णित अवस्था में, यानी उसका चूर्ण आपको मिल रहा है। तो दोनों में से किसका अधिशोषण ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो चूर्ण के रूप में है उनमें सक्रियता ज्यादा होगी रिएक्शन करने की, तो वो जल्दी से क्या करेगा, अधिशोषण करने की प्रक्रिया करेगा। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने एक गैस ले रखा है लेकिन ठोस अलग अलग ले रखा है, तो दोनों पर वो समान रूप से अधिशोषित नहीं होती। क्योंकि अगर ठोस की प्रकृति एक तो रंध्र और एक तो रंध्र युक्त और एक रंध्रहीन, इन दोनों का ध्यान रखना जरूरी होता है। दूसरा, वो आपका कठोर संरचना के रूप में है या फिर चूर्णित अवस्था के रूप में है, इस चीज का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ही गैस समान ताप एवं दाब की परिस्थिति में विभिन्न ठोसों पर अलग अलग मात्रा में अधिशोषित होते हैं। ठीक है, ताप दाब आपने उसको भी समान रखा और गैस भी आप एक ही ले रहे हो, लेकिन ठोस अलग अलग ले रहे हो तो अधिशोषण अलग अलग होगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है कठोर तथा सरंध्रहीन पदार्थों की अपेक्षा सरंध्र तथा, यहाँ पे थोड़ा सा रेसा हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब देखो क्या है, कठोर तथा रंध्रहीन पदार्थों की अपेक्षा सरंध्र तथा चूर्णित अवस्था में ठोस के होने पर अधिशोषण की दर अधिक होती है। ठीक है, तो किन किन अवस्था में ज्यादा अधिशोषण की प्रक्रिया होगी? कि जब आपका पदार्थ क्या हो, चूर्णित हो और सरंध्र हो, इनमें अधिशोषण की प्रक्रिया ज्यादा होगी। हमने अधिशोषक की बात कर ली, हमने अधिशोषक की भी बात कर ली। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है अधिशोषक की सक्रियता। देखो, अधिशोषक की सक्रियता से मतलब है कि आप जो अधिशोषण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ना, उससे है अधिशोषक की सक्रियता का मतलब। अधिशोषण जितना ज्यादा होगा, अधिशोषक की सक्रियता उतनी ही ज्यादा हो रही है। बात को समझना, अधिशोषक जितना ज्यादा सक्रिय होगा, अधिशोषण उतनी ही ज्यादा होगी। और अधिशोषण किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मैंने आपको कहा वो अधिशोषक और अधिशोष्य दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर हम अधिशोषण की सक्रियता की बात करें, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर हम अधिशोषण की सक्रियता बोलेंगे। किसकी सक्रियता बोल रहे हैं यहाँ पे? अधिशोषण। ठीक है, अगर हम अधिशोषण की सक्रियता की बात करें तो अधिशोषण की सक्रियता किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? एक तो अधिशोष्य पर और एक अधिशोषक पर। तो ध्यान में रखना है कि अगर हम इसके क्षमता भार का फॉर्मूला पढ़े तो फॉर्मूला क्या बनता है? x/m, जहां x तो बताता है अधिशोष्य का क्षमता भार और m बताता है अधिशोषक का क्षमता भार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपके पास क्या है, एक ठोस है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, ये गैसें इस तरीके से अधिशोषित हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी गैस से अधिशोषित हो रही है ना, इसके क्षमता भार को तो हम क्या लिखते हैं? x लिखते हैं, इसके क्षमता भार को x। और जो हमारे पास अधिशोषक है उसके अपने क्षमता भार को किससे लिखते हैं? m से लिखते हैं। क्लियर बात? तो इन दोनों बातों पे डिपेंड करती है हमारी अधिशोषण की सक्रियता। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो ताप। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है ना, वो आपकी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया से मतलब है कि वो उत्पाद के रूप में ऊष्मा बाहर निकाल देती है। आपको मैंने पीछे एक बता रखी है वाली बात। देखो, मैंने आपको कहा था कि अधिशोषक प्लस अधिशोष्य बराबर होता है आपका अधिशोषण प्लस ऊष्मा। ठीक है,
मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ उस पर फोकस करना आप। अब आप देख रहे हो कि अगर अधिशोषक पर अधिशोष्य की मात्रा आएगी, अधिशोषण की प्रक्रिया होगी, तो ऊष्मा भी बाहर निकलेगा। अगर ऊष्मा बाहर निकल रहा है तो इस चीज को समझना, अगर ऊष्मा बाहर निकल रहा है इट मीन्स ये हुआ ना कि ऊर्जा जो है उसको बाहर निकलेगी तभी ज्यादा उत्पाद बनेंगे। अब ऊर्जा को बाहर निकाल के अगर आपके उत्पाद बनाने हैं और उस कंडीशन में आप ताप दे रहे हो, देखो अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब वो अंदर की ऊष्मा सारी बाहर निकालेगी। ऊष्मा बाहर निकालेगी तो वहां अधिशोषण ज्यादा होगा। और आप क्या कर रहे हो, आप ताप दे रहे हो। अगर आप ताप दोगे तो सीधी सी बात है कि वहां पर अधिशोषण की मात्रा कम होगी, क्योंकि ये अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा तब भी होगी ना जब ऊर्जा बाहर निकालेगी। और आप बाहर से दे रहे हो ऊष्मा, अगर आप बाहर से ऊष्मा दोगे तो यानी इन दोनों की जो प्रोसेस है दोनों क्या होंगे, अच्छे से अधिशोषण है, दोनों में अधिशोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए देखो नॉर्मल रिएक्शन की बात है, आपको पता है कि कोई अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती है, कोई ऊष्माशोषी होती है, ठीक है। अधिशोषण की बात करें तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी है, और विशोषण अगर आपको पीछे याद है तो विशोषण जो है वो ऊष्माशोष्य अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये पीछे आपको बता रखा है, आप लिंक करके इस चीज को याद रख सकते हो। अधिशोषण की बात करें तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा अधिशोष्य और अधिशोषक अगर आपस में मिलेंगे तो कौन सी प्रक्रिया होगी, अधिशोषण की। और अधिशोषण की प्रक्रिया अगर होती है तो उत्पाद के रूप में ऊष्मा बाहर निकल जाती है, यानी जितनी ज्यादा ऊर्जा ये बाहर निकालेगी उतना ज्यादा अधिशोषण होगा। लेकिन आप इस कंडीशन में ऊष्मा दे रहे हो, अगर ऊष्मा दोगे तो अधिशोषण कम होगा ना, क्योंकि ये तो ऊर्जा बाहर निकाल के अधिशोषण कर रहा है और आप दे रहे हो उल्टा। तो ध्यान में रखना है, जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे अधिशोषण का मान कम होगा। और इनके बीच जो ग्राफ है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x/m, ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनके बीच में अगर ग्राफ बनाए इस तरीके से, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, इधर तो अपने किसको बताते हैं, टेम्परेचर को, और इधर अपने किसको बताते हैं, x/m को। तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। आपको ध्यान है, इस ग्राफ का मतलब है कि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा, ठीक है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, दाब पर। दाब का आपको क्या याद रखना है कि दाब जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे जो अधिशोषण की मात्रा है वो बढ़ती है। इसके लिए फ्रेंडली जो है समतापी वक्र, हम उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपको दो बातें याद रखनी है कि जब हम दाब के सापेक्ष इसका मान ज्ञात करेंगे तब हमने तापमान को स्थिर रख के चलना है। बाकी हम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। फिलहाल आप ये याद रखें कि अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, और अधिशोषण की मात्रा व दाब के मध्य जो हम ग्राफ खींचते हैं, वो जो हमारा वक्र बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं समतापी वक्र। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे अधिशोषण समतापी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था दाब में, मैंने आपको कहा था दाब के अंदर कि अधिशोषण की मात्रा जो है वो दाब के क्या है, एक टाइप से समानुपाती है, क्योंकि जैसे जैसे दाब का मान बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया था हम एक वक्र के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं फ्राइडलिक वक्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधिशोषण समतापी क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, अधिशोषण समतापी जिसमें एक ऐसा वक्र जिसमें हमारा ताप स्थिर रहता है परंतु जो हमारा दाब होता है वो स्थिर नहीं रहता, ठीक है। और अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर कर रही है। दाब बदलने पर अधिशोषण की मात्रा पर क्या फर्क पड़ेगा, इसे हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस में स्थिर ताप पर, अब देखो ताप इसने क्या ले रखा है, स्थिर, स्थिर ताप पर दाब, और उसके बाद क्या है के साथ परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है जिसे अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं मैंने आपको बता दी, सीधी सी बात है, ताप स्थिर है, परिवर्तनशील दाब है, और जब हम दाब और अधिशोषण के मध्य वक्र खींचेंगे तो उसे हम समतापी अधिशोषण वक्र कहेंगे।
अब इस ग्राफ को समझाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे फ्राइनलिक। फ्राइनलिक वक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1909 में इनके द्वारा ये वक्र दिया गया था और इस वक्र में इन्होंने जो समझाया उसमें हमने अधिशोषक ठोस ले रखा है और अधिशोष्य गैस ले रखा है। और दाब जो है, यहाँ पर 3 कंडीशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पीछे मैंने आपको बताया था दाब जो होता है वो अधिशोषण की मात्रा पर किस तरीके से निर्भर कर रहा है, समानुपाती, है ना। तो समानुपाती है तो आपको पता है जब भी हम कोई मतलब क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटा दे तो कोई ना कोई स्थिरांक लग जाता है। यहाँ पर आपका जो समानुपाती का निशान है वो हटेगा तो स्थिरांक लग जाएगा के। ये आपको पता है, ये आपके अधिशोष्य की समता भार है, ये आपका अधिशोषक का समता भार है, सब बताए हुए। तो पीछे यहाँ पर P क्या है, आपका दाब को बता रहा है और यहाँ पर K व जो N है ये क्या है, एक नियतांक है। ये नियतांक किस पे निर्भर कर रहा है कि जो हम गैस ले रहे हैं अधिशोष्य के रूप में उस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपने ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ में आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक तो हम लेंगे निम्न दाब पर, एक हम लेंगे उच्च दाब पर और एक हम लेंगे मध्यम दाब पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, निम्न दाब पर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, उच्च दाब पर। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो रहेगा मध्यम दाब पर। अब देखो यहाँ पर जो आपको 1/n दिखाई दे रहा है, इस 1/n का मतलब क्या है, इस 1/n का काम क्या है। ये 1/n जो होता है ना वो हमारा दाब पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। यानी अगर हम बात करेंगे निम्न दाब पर तो 1/n का मान कुछ और होगा, जब हम बात करेंगे उच्च दाब पर तब 1/n का मान कुछ और होगा, और जब हम बात करेंगे आपका मध्यम दाब पर तब हमारा 1/n जो है वो 1/n ही रहेगा, तब हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब हम बात करेंगे निम्न दाब पर, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना है, निम्न दाब की बात चल रही है तो 1/n का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। अगर हम उच्च दाब की बात करेंगे तो 1/n का मान रहेगा 0 और मध्यम दाब पर आपका 1/n ही रखोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है आपका इक्वेशन क्या है, x बटा में m इजिकल्स टू kp 1/n, ठीक है। अब इसने बोला है निम्न दाब है तो निम्न दाब में जो हमारा 1/n का मान होता है वो क्या होता है, 1। जब आपका घात 1 होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x बटा m समानुपाती p, क्योंकि 1/n का मान कितना है, 1 है। जब किसी की घात 1 होती है तो फिर उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं होती और मैंने नियतांक हटा के समानुपाती लिख दिया। यानी जब हम निम्न दाब की बात करेंगे तो जो हमारे अधिशोषण की मात्रा होगी वो दाब पर निर्भर करेगी। यानी जैसे जैसे दाब का मान बढ़ेगा अधिशोषण की मात्रा का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे दाब का मान घटेगा अधिशोषण की मात्रा के मान में भी होगी कमी। अब हम बात करते हैं उच्च दाब पर। अब उच्च दाब पर 1/n का मान क्या है, 0। और आपको पता है जब किसी की वैल्यू 0 होती है, किसी की घात की वैल्यू 0 होती है तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आपको पीछे बताया हुआ है कि देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, p के ऊपर क्या आ जाएगा, वो 0। और जब किसी की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। अब वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपका जो x बटा m है वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली k पर। यानी अपने यूँ बोल सकते हैं x बटा m ही होगा आपका सिर्फ। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि जो हमारी अधिशोषण की मात्रा है वो दाब पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम मध्यम दाब की बात करें तो मध्यम दाब के अंदर हमारा जो 1/n का मान है वो यही रहेगा। तो x बटा m इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, p 1/n। यही आपका क्या रहेगा, यही आपका फॉर्मूला इसमें रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या पता चल रहा है स्पष्ट कि हमारा जो निम्न दाब है ना वहाँ पर जो हमारा अधिशोषण का मान है वो दाब पर निर्भर कर रहा है। उच्च दाब पर ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा,
मतलब ये दाब पर और निर्भर नहीं कर रहा है, एकदम नियत चलेगा अब ये, ठीक है। और यहाँ पर 1/n का मान यानी कुछ भी हो सकता है, अब मध्य मान है, मध्य मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/n ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ग्राफ हम बना देते हैं। ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। देखो सबसे पहले तो क्या है आपका अधिशोषण, देखो इधर तो अपने जाएंगे, जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे दाब का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे अधिशोषण की मात्रा के मान को बताएगा ये, ठीक है। और हमारा ताप क्या है, स्थिर ताप पर, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, स्थिर ताप पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनता है, निम्न दाब पे जैसे जैसे दाब निम्न होगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी कम होगी, दाब बढ़ता गया अधिशोषण की मात्रा बढ़ती गई, दाब बढ़ता गया अधिशोषण की मात्रा बढ़ती गई, ठीक है। यहाँ तक जो हमें ग्राफ मिलता है ना, इस पॉइंट तक जो आपका ग्राफ आपको मिलता है, ये आपको किस में मिल रहा है, निम्न दाब पर, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम मध्यम दाब की बात करें तो मध्यम दाब जो है उसमें अपने यूं बोल सकते हैं कि ये जो आपका वक्र बनेगा ये थोड़ा सा यहाँ से कर्व हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ से क्या होगा, कर्व। ये एक टाइप से आपको सीधी रेखा मिल रही है, ये आपको एक टाइप से सीधी रेखा मिल रही है, ये थोड़ा सा आपको कर्व मिल रहा है। और जो उसके बाद मतलब यहाँ तक जो आपका वक्र है वो किस दाब तक बताएगा आपको, मध्यम दाब तक। ये वाला किसको बता रहा है, मध्यम दाब पर। और अगर हम उसके बाद की बात करें, चलो मैं इसको ऐसे करती हूँ, कलरफुल कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले कि कहाँ पर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ये ले लेते हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें उच्च दाब पर, तो उच्च दाब में क्या है कि जो हमारा अधिशोषण का मान है ना वो हमारे दाब पे निर्भर ही नहीं कर रहा। अगर निर्भर नहीं कर रहा तो मतलब इसका मान बढ़े चाहे घटे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वक्र बनेगा वो एकदम सीधी रेखा में प्राप्त होगी। जब कोई भी चीज नियत होती है ना तो उस टाइम हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है, यानी वो अब डिपेंड नहीं कर रहा है ऊपर। समझ आ गई बात। तो इतना जो आपको ग्राफ मिल रहा है वो आपका किस पर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये होगा उच्च दाब पर, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ये होगा आपका उच्च दाब पर। क्लियर बात। तो इस ग्राफ को अपने क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को अपने बोलते हैं फ्राइडलिक वक्र, ठीक है। तो तीन चीजें हमने पढ़ी। निम्न दाब पर तो क्या होगा कि जो हमारे अधिशोषण का मान है वो दाब पर निर्भर करेगा, यानी एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान बढ़ेगा। मध्यम दाब पे हमने पढ़ा कि ये जो है इस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एकदम सब नहीं बोल सकते बढ़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको वक्र सा प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे कर्व आपको प्राप्त हो रहा है। और अगर उच्च दाब की बात करें तो उच्च दाब में आपने देखा कि अधिशोषण का जो मान है वो दाब पे निर्भर ही नहीं कर रहा, तो अपने बोल सकते हैं यहाँ पर जो हमारे अधिशोषण का मान है वो नियत हो चुका है। और नियत होगा तो ग्राफ आपको सीधी रेखा में प्राप्त होगी और ये आपका बनेगा ग्राफ। क्लियर बात। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम मध्यम दाब है इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लघु गुणक लेके इसको सॉल्व करेंगे। देखो अधिशोषण संतापित हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि मध्यम दाब पर जो हमने पढ़ा था कि हमारे मध्यम दाब पर हमारा फॉर्मूला क्या बना था, x/m = Kp1/n, यही बना था। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब इसका थोड़ा सा समझो पोस्टमार्टम करना है। हमें क्या करना है, इसका लघु गुणक लेना है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, दोनों तरफ लघु गुणक लेने पर, अगर आप दोनों तरफ लघु गुणक लोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log x/m = log k। फिर आपका क्या बन जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर इस चीज को देखें, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। log, इसको मैं ln लिखती हूँ ज्यादा बेटर रहेगा, ln xy = क्या होता है, ln x + ln y, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं log लूंगी तो यहाँ पर ये x और ये y की तरह काम करेगा, यानी इस तरीके से अगर आप देखो यहाँ पर log की जगह ना आप ln लिखो। देखो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बार बार समझा रखा है कि ln और आपका log बेस e एक ही बात है, ठीक है। तो मैं चाहे वो लिखूं चाहे ये लिखूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बन रहा है आपका क्या, log
एक्स ये आपका वाई की तरह काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो आपका एक्स है इसको आप अलग कर लो और जो वाई है इसको अलग कर लो, यानी नेक्स्ट क्या होगा ln x बटा में n ln k प्लस ln p 1/n, यहाँ से ये बन गया। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब आपका ln x की घात y होता है तो आपका फॉर्मूला बन जाता है y ln x, ठीक है। अब यहाँ पे ln x की घात y की तरह काम कर रही है और y कहाँ आ जाएगा आगे, यानी अब नेक्स्ट क्या होगा ln x बटा में m इज इक्वल्स टू ln k प्लस में 1/n आगे आ जाएगा और ln p लिखा जाएगा आपका, ठीक है। अब हमें याद करना है इसका ढाल। इसका ढाल जब हम बनाएंगे तो मैंने आपको बता रखा है ढाल के लिए अपने कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स, ये फॉर्मूला होता है। एम एक्स पहले लिखो c पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करेंगे इसके ढाल के बारे में, तो ढाल के लिए आपको फॉर्मूला पता है y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स। चलो इस तरीके से अपना ढाल बनाते हैं। सबसे पहले अपने को इस तरीके से ग्राफ बनाना है। अब आपको पता है इस ग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ रखनी है, ये पहले वाली वीडियो में मैं क्लियर कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता देती हूँ। y जो है वो आपकी इस रेखा को बताती है, ठीक है। तो यहाँ y की तरह वर्क कौन कर रहा है, ln x अपॉन में m, ठीक है। अगर हम बात करें इस दिशा में कौन जा रहा है, आपका x जा रहा है और x को कौन बता रहा है, आपका ln p। अब अपने बात करते हैं यहाँ c और m से क्या मतलब है, तो c वो चीज़ है जहाँ से आपकी ढाल शुरू होती है। ढाल हमेशा यहाँ से कभी शुरू नहीं होगी, याद रखना है। c पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं पे आता है आपका, ठीक है। अब ये तो मान है c का, तो c यहाँ पे क्या है, ln k, ln क्या है, ये c इस पॉइंट को बता रहा है, ठीक है। और m जो होता है अगर वो आपका नेगेटिव होता है तो ढाल ऊपर की तरफ जाता है, अगर वो आपका पॉजिटिव होता है तो ढाल नीचे की तरफ जाता है। और यहाँ पर m जो है वो क्या है, आपका 1/n है और 1/n यहाँ पे क्या है, आपका पॉजिटिव वैल्यू है। तो ढाल आपका जो है वो इस तरीके से बनेगा, क्लियर बात। तो यहाँ पे जो ढाल बन रहा है यानी जो आपका स्लोप बन रहा है वो क्या है, 1/n है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका किसके लिए, जब हमारा अधिशोषक ठोस हो और अधिशोष्य गैस हो। ऐसा ही सेम आपका एक द्रव के लिए भी आ जाता है। जब हम द्रव की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बता देती हूँ। अगर हम बात करते हैं जब हमारा जो अधिशोष्य है अगर वो आपका द्रव के रूप में है तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना, ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। वहां पर जो हमारा P है उसकी जगह आ जाएगा C, यानी कंसंट्रेशन को बताएगा। वो सभी वैसे के वैसे ही होंगे, बस आपको यहाँ पे P की जगह क्या लिखते जाना है, C लिखते जाना है, क्लियर बात। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका C, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो ये जो आपका टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है और मेरे हिसाब से आज की वीडियो जो है वो आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। और जिन बच्चों को नोट्स की दिक्कत है वो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से मेरे पैड कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जिनको समझ आ रहा है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करते चलना, और जो बच्चे नए हैं और जो पुराने हैं वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करते भी चलना। और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।